दून विश्वविद्यालय का नवीन भवन बनकर तैयार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया लोकार्पण। कहा उत्तराखंड ऋषियों की भूमि जिसमें दीक्षा लेंगे नए छात्र। सीएम धामी ने आरएसएस के पूर्व सह कार्यवाहक को दी श्रद्धांजलि। कहा मदन दास देवी जी का निधन समाज के लिए अपूरणीय क्षति। चमोली हादसे पर नहीं थम रही सियासत। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का पलटवार। कहा सरकार ने की पीड़ितों की मदद और दोषियों पर कार्रवाई। किच्छा में बंद पड़ी पेपर मिल में चोरी। बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। हथियार समेत 5 बदमाश गिरफ्तार। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि कांग्रेस टेक्नोलॉजी विरोधी पार्टी है। प्रदेश सरकार ने जो ऐप को लॉन्च किया है उसके जरिए लोग आसानी से क्षतिग्रस्त सड़कों के बारे में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन अगर आम आदमी की शिकायतों पर कांग्रेस पार्टी को ऐतराज है तो कांग्रेस पार्टी खुद अपनी गिरफ्तार में झांक के देखना चाहिए वह किस तरह से प्रदेश के हित की बात कर रही है। कांग्रेस का काम है शिकायत करना। कांग्रेस का काम है मिथ्या मनगढ़ंत आरोप प्रत्यारोप करना। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। टेक्नोलॉजी पर लोग आज काम कर रहे हैं। आज वर्ल्ड में जो युवा हैं वो टेक्नोलॉजी की बदौलत अपनी घर में नौकरियां कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम का काम कर रहे हैं और कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप कर रही है। हास्यास्पद लगता है कांग्रेस के नेताओं का इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप करना। मुझे लगता है कि बीजेपी का और मोदी जी का विरोध करते 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 कांग्रेस आज विकास विरोधी और टेक्नोलॉजी विरोधी पार्टी हो गई है। जिस ऐप के जरिए लोगों को सहूलियत देने का काम हमारी सरकार कर रही है। उधम सिंह नगर जिले की पुलभट्टा थाना पुलिस की टीम ने चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे 5 बदमाशों को अवैध हथियारों और लाखों के माल के साथ गिरफ्तार किया है। थाना अंतर्गत सितारगंज रोड पर करीब 8 वर्षों से बंद पड़ी फैक्ट्री में सुरक्षाकर्मी की मिली भगत से लाखों रुपए का सरिया चोरी किया जा रहा था। चोरी की सूचना पर जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की और 5 बदमाशों को दबोच लिया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से हथियार भी बरामद किए हैं और इस कार्रवाई पर एसएसपी ने पुलिस टीम को 2500 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। बोलते ही तो उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया कुछ असलों से, तो वी वर टेकन अबैक। हमको बाहर आना पड़ा, पहले सबको बुला के फिर असला जो है हम भी चलाना पड़ा, मजबूर कर दिया गया। मतलब फायरिंग रुकी नहीं क्योंकि वो लॉक हो गए। फैक्ट्री के अंदर थे और गेट के बाहर तो हम थे, तो कुल मिला के हमें फायरिंग करना पड़ा फैक्ट्री के परिसर में और फायरिंग से हम उनको डाउन करके हमें जाके बल प्रयोग करके बलपूर्वक हम उनको गिरफ्तार करना पड़ा। 5 गिरफ्तार हुए, उसमें 1 चौकीदार और 4 बाहर से आए हुए बदमाश। वो कहने को तो स्क्रैप डीलर है लेकिन उनके पास वेपन्स भी था, फायरिंग भी करा पुलिस। 2500 रुपए का कैश रिवार्ड है। 2 तमंचा बरामद हुआ है, 3 मोटरसाइकिलें, बड़ी ट्रक आप बगल में देख पा रहे हो, 3 बड़ी सिलेंडर, गैस कटर, वेल्डिंग सा सामान जिससे कटिंग का सामान जो कटते हैं। भारी भरकम इंडस्ट्री चला रहे थे वहाँ पे। उधम सिंह नगर जिले की पुलभट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कंपनी में चोरी की सूचना पर पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पूरा मामला पुलभट्टा थाना अंतर्गत पिपलिया मोड़ पर पेपर मिल का बताया जा रहा है। 40 करोड़ रुपए का पीएनबी बैंक से लोन लिए जाने के बाद ऋण की अदायगी न करने के चलते पीएनबी बैंक ने पेपर मिल को अपने कब्जे में ले लिया था और कई सालों से पेपर मिल बैंक के कब्जे में चल रही है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जब देर रात को पुलभट्टा थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए 5 बदमाशों को 2 अवैध तमंचे तथा अन्य सामान के साथ दबोच लिया। बताया जा रहा है कि पेपर मिल के मालिक चिराग अग्रवाल और उनके पिता के संरक्षण में बदमाशों द्वारा लगातार कंपनी से लोहा चोरी और मशीन चोरी किए जाने की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था।
एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने पुलभट्टा थाने में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों से पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ कि लगभग अब तक 100 ट्रक माल चोरी किया जा चुका है। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को बरामद कर लिया है, जिसमें लाखों रुपए का सरिया, गैस कटर, अवैध तमंचे, कारतूस तथा अन्य सामान को कब्जे में लेकर आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। अपने सहयोगी यशवंत के साथ IND 24 न्यूज राजू सहगल की। देहरादून में हिंदू संगठनों ने हरियाणा की घटना के विरोध में कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। हिंदू संगठनों ने मांग की है कि जिन असामाजिक तत्वों ने हरियाणा में हिंसा फैलाई है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदर्शन को और उग्र किया जाएगा। इसी को लेकर साप्ताहिक मिलन प्रमुख प्रांत विश्व हिंदू परिषद के विकास वर्मा ने बताया कि हरियाणा में जब लोग शांतिपूर्ण यात्रा निकाल रहे थे तो समुदाय विशेष के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। देश में हिंदू हत्याएं हो रही हैं और हत्यारा करने वाला एक वर्ग, एक समूह, एक धर्म, मुस्लिम धर्म, जिसके द्वारा लगातार बड़े आधार पर हिंदू को टारगेट कर उनकी धार्मिक यात्राओं पर हमले किए जा रहे हैं। पूरे देश को लगातार हिंदू विहीन करने का जो उनका प्रयास है वह कहीं ना कहीं सफल हो रहा है। और सफल इसलिए हो रहा है कि केंद्र में जो सरकार हिंदुओं ने बैठाई थी, विकसित की थी, वह सरकार मौन है। आज केंद्र मौन है, हरियाणा में बैठी खट्टर सरकार मौन है। हिंदुओं के ऊपर लगातार आघात हो रहे हैं और जिस कोलैबोरेशन से वह सरकार बनी है, उनका तो बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि आज तक कभी भी इस प्रकार की घटनाएं प्रदेश में नहीं। कहा जाए भाई, अगर लोकतंत्र है, संविधान है, कानून है, उसका पालन करने वाला हिंदू समाज है, तो कहाँ गिड़गिड़ाएगा? यही तो गिड़गिड़ाएगा जिला प्रशासन के बाद। अगर आप चुप हो जाएंगे, मौन धारण कर लेंगे, तो यह हिंदू समाज का ज्वालामुखी फट पड़ेगा और लील लेगा उन सभी चीजों को जो इस जिहाद के माध्यम से देश को खत्म करना चाहते। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को बाघों की राजधानी कहा जाता है। पिछली गणना में बाघों की संख्या 231 थी, वही इस साल 260 बाघ रिकॉर्ड हुए। पूर्व में रहे अधिकारियों की मेहनत का नतीजा है कि यहाँ बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। लेकिन लगातार हो रही बाघों की वृद्धि से वन्य जीव मानव संघर्ष की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। तराई पश्चिमी डिवीजन आबादी से लगा हुआ क्षेत्र होने के कारण वन्य जीव मानव संघर्ष को रोकना बड़ी चुनौती है और इस चुनौती से निपटने के लिए वन विभाग क्या रणनीति बनाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 18 के आंकड़े थे, उसके हिसाब से हमारे तराई पश्चिमी वन प्रभाग में टोटल 39 टाइगर रिपोर्ट हुए थे। लेकिन बड़े हर्ष का विषय है कि अब जो देश भर में बाघों की संख्या के जो आंकड़े प्रकाशित हुए उसमें हम जो है 39 से बढ़कर के हमारी संख्या जो है 52 हो गई है। तो जो तराई पश्चिमी वन प्रभाग है, हमारा जो एरिया है, उस एरिया में हम इस समय 52 टाइगर लेके बैठे हुए हैं। तो 52 एक बहुत अच्छी खासी संख्या है। 52 टाइगर, अच्छे टाइगर रिजर्व में ये टाइगर इतने नहीं है। तो इसलिए हम लोगों की जिम्मेदारी है, आम जनता की जिम्मेदारी और सभी लोग जो उससे टाइगर कंजर्वेशन से जुड़े हुए लोग हैं, सबकी जिम्मेदारी है कि हम सही तरीके से उनका रखरखाव। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बयान का रुड़की में विभिन्न समाजों ने विरोध किया और इस दौरान लोगों ने स्वतंत्र देव सिंह का पुतला जलाया। लोगों का कहना है कि मुजफ्फरनगर की एक सभा में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने त्यागी, कश्यप और सैनी समाज की युवतियों के बारे में अभद्र टिप्पणी की, जिससे सर्व समाज के आक्रोशित है। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और नैतिकता के आधार पर पद से इस्तीफा दें। शुक्रवार मुजफ्फरनगर में भाजपा की जनसभा थी और मुख्यमंत्री मौजूद थे योगी जी। वहाँ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे स्वतंत्र देव सिंह, जो आज वहाँ कैबिनेट मिनिस्टर रहे। अपने संबोधन में उन्होंने 3 समाज को कलंकित करने का प्रयास किया, वहाँ उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा वहाँ कि 2017 से पहले, यानी उनका आशय ये था कि हमारी सरकार से पहले सैनी समाज, त्यागी समाज और कश्यप समाज, इनकी बहु बेटियों को कोई भी अपहरण कर सकता था, करता था, बलात्कार कर लेता था और उनकी हत्या कर देता था और उनकी मुकदमा भी दर्ज नहीं होता था। ये उसने अपमानित करने का प्रयास किया है और मुख्यमंत्री
धारचूला विधायक हरीश धामी ने धारचूला में तटबंध निर्माण में अनियमितता बरतने का सिंचाई विभाग पर आरोप लगाया है। दरअसल उनका कहना है कि घटधार और खोतीला गांव में तटबंध के निर्माण के लिए 7 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे, लेकिन सिंचाई विभाग ने शासन से बिना पूछे पूरे पैसे घटधार के काम में लगा दिया, जिस वजह से बीते दिनों नदी के उफान पर आने से खोतीला में 50 नालियां और 3 मकान बह गए। विधायक का कहना है कि अगर खोतीला में तटबंध बन गया होता तो इतना नुकसान नहीं होता। फिलहाल विधायक ने डीएम से ईई और एसई को निलंबित करने की मांग की, जिसके बाद डीएम ने मामले में जांच का आश्वासन दिया है। बहुत बड़ी लापरवाही है भाई। शासन ने खोतीला की परेशानियों को, वहां के जो है भूकटाव को देखते हुए 4 करोड़ सैंक्शन किया था उस समय, तो वो पैसा वहां न लगाकर घटधार में लगा दिया गया। और मेरा सीधे सीधे ये कहना, मैंने जिलाधिकारी से भी अभी यही कहा कि आप तत्काल प्रभाव से एक्शन और एससी दोनों को तब तक जो है निलंबित करें या फिर उनको अटैच करें। और दूसरा जो 3 घर बहे हैं उसका भी जुर्माना इनके ऊपर डाला जाए, दोनों भी एससी और एक्शन के ऊपर, क्योंकि अगर वो 4 करोड़ रुपए का वहां पर तटबंध बनता तो कुछ ना कुछ तो बचाव करता। तो इन्होंने एस्टिमेट बनाया तो कम से कम बचाव के लिए बनाया होगा, शासन ने इसीलिए उसमें पैसा दिया होगा। तो अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो अभी मेरी वही जिलाधिकारी मैडम से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैंने एक कमेटी बनाई है जिसमें उप जिलाधिकारी धारचूला के नेतृत्व में जांच होगी। मैंने कहा जांच तब हो पाएगी जब आप दोषियों को तब तक जो है अटैच करेंगे। कल विधायक धारचूला श्री धामी जी हम यहाँ पर आए थे, उन्होंने अपनी बात रखी थी। उनका कहना है कि जो वहाँ पर घटकुला नाला में जो तटबंध बन रहा है उसमें कुछ अनियमितताएं हैं, तो इसके लिए एक कमेटी का गठन यहाँ पर कर दिया है। एसडीएम साहब धारचूला उसका नेतृत्व करेंगे और टेक्निकल टीम के लोग भी रहेंगे उसमें। तो जो भी जांच में जो भी आख्या है उसके हिसाब से काम किया जाएगा। एसपी चंपावत देवेंद्र पिंचा के निर्देश पर क्षेत्र में सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारी दूसरे राज्यों से आने वाले मजदूरों और फेरी वालों का सत्यापन कराने में जुट गए हैं। लोहाघाट एसओ मनीष खत्री ने बताया कि क्षेत्र के सभी मकान मालिकों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि उनके भवन में कोई बाहरी व्यक्ति रहता है तो उसका सत्यापन अनिवार्य रूप से करवाएं। साथ ही कहा कि नियम का उल्लंघन करने पर उचित वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। महोदय चंपावत के आदेश के अनुपालन में हमारे पूरे जनपद में जो है ये सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। जो भी बाहरी व्यक्ति यहाँ पे निवास कर रहे हैं, चाहे वो किसी दुकान में काम कर रहे हैं या किसी अन्य काम से आए हैं या यहाँ पे किराएदार के रूप में रह रहे हैं, तो उनके सत्यापन की कार्रवाई जो है यहाँ पे की जा रही है। और इसमें जो है हम लोग के द्वारा उनके जो संबंधित थाने वहाँ से भी रिपोर्ट मंगवाई जा रही है और उसके पश्चात यहाँ पे सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है। मेरी आपके माध्यम से अपील है कि आप लोग के अगर किराए पे यहाँ पे कोई रह रहा है तो उसका सत्यापन जरूर कराएं, अन्यथा जो है हमारे द्वारा पुलिस एक्ट में जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। चंपावत के जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार गोसाई रिटायर हो गए हैं और इसके बाद छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया है। शिक्षक दिनेश रावत के जाने से अब ग्राम डुंगरा बोरा स्कूल के 48 छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक शिक्षक रह गया है। ग्रामीणों में शिक्षा विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश है। वहीं डुंगरा बोरा की ग्राम प्रधान गंगा देवी और प्रधान प्रतिनिधि महेंद्र सिंह बोरा ने बताया कि शिक्षा विभाग के सीमांत क्षेत्र के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं क्षेत्र के ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि स्कूल में शिक्षकों को वापस लाया जाए। ग्रामीणों ने सीएम को भी ज्ञापन दिया है। आज की प्राथमिक विद्यालय दसले की समस्या लेकर आवाज उठा रहा हूं कि हमारे यहाँ 48 बच्चे होने के बावजूद एक शिक्षक को अन्य दूसरे विकास खंड चंपावत में बनलेख में उसको शिफ्ट कर दिया गया है। तनख्वाह डुंगरा बोरा से निकल रही और पढ़ाई जो है तो बनलेख किया जा रहा है। यह उचित नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाह रहा हूं कि यह शिक्षा विभाग का जो गड़बड़ झाला है इसको सिस्टम में डाला जाए और सिस्टम के आधार पर ही जो है तो नियमित रूप से जो उचित कार्रवाई होती है उसको किया जाए। विवाद में यात्रा के दौरान असामाजिक तत्वों के द्वारा हिंसा की गई, जिससे नाराज बजरंगियों ने हरिद्वार के रानीपुर मोड़ पर धरना दिया। बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष अनुज वालिया और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हिंदुत्व को जगाने का काम किया। अनुज वालिया ने बताया कि मेवात में जिस तरीके से घटना हुई उससे साफ हो जाता है कि इस्लाम धर्म के लोग कब से तैयारी करे बैठे थे। उन्होंने कहा कि हिंदू अभी नहीं जागा तो आने वाला समय हिंदुओं के लिए नासूर बन जाएगा। आगे कहा कि हम पूजा करना, माला जपना जानते हैं तो हम भाला चलाना भी जानते हैं। हिंदुत्व को ना छेड़ो, हिंदुत्व जगा तो सर्वनाश होगा। में
जो हिंदू धार्मिक यात्रा के ऊपर हमला करके जो नरसंहार किया गया, कि कितनी बड़ी योजना के साथ, कितनी बड़ी तैयारी के साथ वो पहले से बैठे थे। पूरे देश भर में कई घटनाएं हुई हैं जो धार्मिक यात्राओं को टारगेट किया जा रहा है। आज देश के अंदर हिंदू बहुसंख्यक है, तब उसे धार्मिक यात्राएं करने के लिए प्रतिबंधित किया जा रहा है, उन पर हमला किया जा रहा है। हम अगर पूजा पद्धति में रखते हैं, हम माला लेके रखते हैं, तो हम फाला लेना भी जानते हैं। अगर इस देश का बजरंगी क्रोधित हुआ, इस देश का हिंदू क्रोधित हुआ, तो उसका गुस्सा सहने की क्षमता पूरी भारत के अंदर के मुसलमानों में नहीं होगी और दुनिया के मुसलमानों में नहीं। उत्तरकाशी में सीसीटीवी कंट्रोल रूम में तैनात महिला पुलिसकर्मी की वजह से बड़ा हादसा टल गया। बता दें कि भागीरथी नदी के किनारे कुछ बच्चे नहा रहे थे, जिन्हें सीसीटीवी कंट्रोल रूम में तैनात महिला ने देखा तो तुरंत इसकी जानकारी कोतवाली उत्तरकाशी को दी, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चों को तुरंत नदी से सुरक्षित बाहर निकाला और समझाइश देते हुए दोबारा ऐसा न करने की बात कही। चमोली में नमामि गंगे प्रोजेक्ट पे हुए हादसे के बाद अब मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट भी आ गई है। रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस लगातार प्रदेश सरकार पर निशाना साध रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि मैं खुद हादसे में पीड़ित परिवार के घर गया। कांग्रेस भले ही कुछ भी बोले, सरकार ने इस मामले में बहुत तेजी दिखाई है। मृतकों के परिजनों को राहत राशि मिल चुकी है, वहीं घायलों को भी राज्य और केंद्र सरकार की ओर से राशि मिल चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जो चमोली जनपद के 13 लोग इसमें हताहत हुए, उन सबके घरों में गया, 13 के 13 घरों में गया। सरकार द्वारा आहूत धनराशि उनके खातों में पहुंच चुकी है, घायलों के खातों में पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री द्वारा जो घोषित 2 लाख की धनराशि है वो 1-2 दिन के अंदर उनके खातों में पहुंच जाएगी। और क्योंकि मैंने अपना उत्तरदायित्व समझा, ठीक है, मेरी विधानसभा वो क्षेत्र रहा है, लेकिन मैं पार्टी के अध्यक्ष के नाते प्रत्येक परिवार में गया हूँ और मैंने कोशिश की है कि उनके परिवार को हम विश्वास में ले सकें और उनकी समस्याओं के समाधान के आगामी दिन में आगे बढ़ें। राष्ट्रीय स्तनपान सप्ताह के तहत चंपावत के बाराकोट के गल्ला गांव में बाल विकास विभाग ने जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। शिविर में एएनएम किरण वर्मा ने सभी धात्री महिलाओं को अधिक से अधिक शिशुओं को स्तनपान कराने के लिए प्रेरित किया। वहीं स्वास्थ्य विभाग की भावना धामी ने कहा कि मां का दूध पीने से शिशु स्वस्थ और निरोग रहता है। शिशु का शारीरिक विकास तेजी से होने के साथ साथ शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आईआईटी रुड़की में G20 इम्पैक्ट समिट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। सीएम धामी ने कहा कि G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है और यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और आदि शासन निर्धारित करने और उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। यह बहुत गर्व की बात है। इसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है। कि मुझे भी आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अच्छे संस्थानों में से, सर्वोत्तम संस्थानों में से एक मेरा प्रयास रहता है कि भले ही अन्य कार्यक्रम छूट जाए या थोड़ा पीछे हो जाए, लेकिन मैं विद्यार्थियों के कार्यक्रम में देश के अनेक क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपने ज्ञान एवं कुशलता से देश का नाम रोशन कर रहे हैं। विशेषकर रुड़की आईआईटी के बारे में विस्तार से बताया, मेरा भी ये सौभाग्य है। देहरादून के निजी चिकित्सालय में ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह 1 से 7 अगस्त के बीच मनाया जाता है और इसी कड़ी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीएम धामी की पत्नी गीता धामी उपस्थित रही, जहां उन्होंने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को विश्व स्तनपान दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि आज के समय में महिलाओं को स्तनपान के लिए जागरूक होना जरूरी है। कामकाजी महिलाएं नवजात शिशुओं का ध्यान नहीं रख पाती हैं, जिससे उन्हें अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए स्तनपान आवश्यक है। जरूरी है लोगों को जागरूक करना, खासकर आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, जिस तरह से हमारे बच्चे जो कि नवजात शिशु
समय समय पर जिनका जन्म होता है, उनके लिए माँ का दूध बहुत ही जरूरी है ताकि वो हष्ट पुष्ट रहे, हमारी पीढ़ियां पुष्ट रहेंगी तो ये समाज, मैं समझती हूँ कि मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सभी जो है जनता, हमारी महिलाओं को, युवाओं को, सभी को जागरूक करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिनके द्वारा कनिष्क फाउंडेशन के द्वारा समय समय पर सामाजिक जो है कार्य भी किए जा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि सभी लोग अपने बच्चे को हष्ट पुष्ट रखेंगे, उसको जो है अपना दूध पिलाएंगे और बाजार के डब्बे वाले दूध पर ही निर्भर नहीं रहे। उत्तरकाशी में शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत को दर्शाता एक मामला सामने आया, जहां एक तरफ तो सरकार डिजिटल क्रांति की बात कर रही है तो वहीं दूसरी ओर केवल एक शिक्षक के भरोसे पूरा विद्यालय संचालित किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं जनपद के सुदूरवर्ती गांव सेकू की, जहां एक शिक्षिका ज्वाइनिंग के बाद से आज तक स्कूल ही नहीं आई। दूसरा मामला प्राथमिक विद्यालय सिरी कोनगढ़ का है, जहां एक शिक्षिका के भरोसे जर्जर भवन में अनुसूचित जाति के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। मामले में स्थानीय लोगों का कहना है कि शिक्षिका पढ़ाने में कम और ऑफिस के कामों में ज्यादा व्यस्त रहती हैं, इसलिए यहां के लोग पलायन करने को मजबूर हैं। हमारे यहाँ एक मैडम की ज्वाइनिंग हुई थी, जिनकी की नई ज्वाइनिंग थी और शासन प्रशासन के द्वारा उनको मात्र 2 माह के अंदर ही उनका अटैचमेंट यहाँ से अल्मोड़ा कर दिया गया और तब से हमारे बच्चों को एकल विद्यालय चल रहा है वहाँ पे। और ये जो मैडम हैं वो भी बहुत परेशान हैं, उनका भी अभी ट्रांसफ़र हो चुका है, उनका भी वहाँ पे मन नहीं लग रहा है। तो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ शासन प्रशासन बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहा है। हम कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, यहाँ पे अधिकारियों से मिल चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री तक को हमने इस विषय में मुख्यमंत्री पोर्टल पर तक डाला हुआ है, तब भी हमारे लिए अभी तक कोई टीचर की, अध्यापक की कोई व्यवस्था नहीं कराई जा रही है। देखिए, ये वास्तव में है कि अभी बेसिक शिक्षा में काफ़ी शिक्षकों की कमी है और इस समय हस्तांतरण का समय था और कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ बहुत कम बच्चे हैं और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि हर विद्यालय को जो है जहाँ बच्चे हैं वहाँ पे पढ़ाने की व्यवस्था अच्छी हो सके। तो अभी जो हस्तांतरण हुए उनके अलावा जो विद्यालय रिक्त हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं, उनमें व्यवस्था बनाने के लिए पूरा प्रयास किया जा। चंपावत के लोहाघाट और बाराकोट ब्लॉक में तेजी से आई फ्लू की बीमारी फैल रही है। उपचार के लिए आई फ्लू मरीज उप जिला चिकित्सालय पहुंच रहे हैं। आई सर्जन डॉक्टर विराज राठी ने बताया कि बरसात के मौसम में लोग आई फ्लू की चपेट में आ रहे हैं। इस बीमारी में लोगों की आंखें लाल और गुलाबी हो रही हैं और आंखों में काफी जलन होती है। यह एक संक्रामक बीमारी है जो करीब 1 सप्ताह तक रहती है। डॉक्टर्स इससे बचने के लिए आई फ्लू मरीज के संपर्क में आने से बचने और हाथों को बार बार सैनिटाइज करने की सलाह दे रहे हैं। वहीं लक्षण दिखने पर बार बार तुरंत उपचार के लिए कहा जा रहा है। बारिश का मौसम है तो इसमें बहुत ज्यादा आई फ्लू के पेशेंट आ रहे हैं, जिनको हम वायरल कंजक्टिवाइटिस भी बोलते हैं। इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लक्षण होते हैं आंखों का लाल होना, आंखों में कीचड़ आना, आंखों में खुजली होना और एक आंख से दूसरी आंख में होने की भी संभावना रहती है। इससे बचाव बहुत ही इजी है। यदि हम सावधानी रखें तो बचाव हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में नहीं जाना है। जो भी संक्रमित व्यक्ति है उसको बार बार अपने सैनिटाइजर से हाथ धोने हैं, आंखों को नहीं रगड़ना है और जैसी कोई दिक्कत होती है तो हमारे पास कंसल्ट करके आना है, हम उनको दवाई देंगे। जोशीमठ नगर के सुनील वार्ड की महिला समूह से जुड़ी स्वावलंबी महिलाएं गृहस्थी के साथ साथ पहाड़ी उत्पादों के जरिए आगे कदम बढ़ा रही हैं और इसी कड़ी में सुनील महिला समूह की महिलाएं जड़ी बूटी शोध संस्थान मंडल चमोली के सहयोग से एक और पहल शुरू की, जिसमें जड़ी बूटी संस्थान के अधिकारियों ने महिलाओं को तेज पत्ता, इलायची, बड़ी लेमन ग्रास के पौधे निःशुल्क वितरण किए ताकि आने वाले समय में इन महिलाओं की आर्थिकी में वृद्धि हो सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।